बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जो बेसिकली रिलेटेड है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट से। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एल्गोरिदम्स बेसिकली होते क्या हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है एडवांस एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। इस चैप्टर के अंदर हम एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम्स की बेसिक जो डेफिनेशन है पहले मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको जो एग्जांपल्स दूंगा इसकी कि एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है। अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विच व्हेन फॉलोड फेथफुली विल लीड टू सॉल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अब इसमें कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। पहली चीज स्टेप, देन प्रॉब्लम और सोल्यूशन। इनफैक्ट होता है कि एल्गोरिदम का अगर सिंपल आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो एल्गोरिदम डेफिनेशन ये होती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं आप उनको एल्गोरिदम का नाम देते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उन स्टेप्स को हम एल्गोरिदम्स का नाम देते हैं। तो आप स्टूडेंट्स अपनी रियल लाइफ के अंदर भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स जो फॉलो करते हैं। लाइक अगर आपने सुबह उठ के अगर स्कूल जाना है तो उसके लिए भी आप एल्गोरिदम्स फॉलो करते हैं। मीन आपने उठ के सबसे पहले क्या करना है, आपने जब ब्रश करना है, उसके बाद आपने जब तैयार होना है, तैयार होने के बाद आपने जो नाश्ता करना है, देन आपने जो स्कूल की तरफ रवाना होना है। तो ये भी आपके स्टेप ऑफ सीरीज है। तो प्रॉब्लम क्या है, आपने स्कूल जाना है, उसका सोल्यूशन क्या था, जो आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी रियल लाइफ के अंदर भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज कर रहे हैं, लेकिन अब आपको पता लगना चाहिए कि एल्गोरिदम्स बेसिकली होता क्या है। बेसिकली जो एल्गोरिदम्स की डेफिनेशन है इसको अपनी रियल लाइफ के जो एल्गोरिदम्स है उसके साथ मैप करें ताकि आपको ये डेफिनेशन इजीली याद हो जाए। तो याद रखिएगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो स्टेप्स फॉलो करते हैं उनको हम एल्गोरिदम का नाम देते हैं। अब इसको हम कंप्यूटर के साथ जो है वो मैप करते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो प्रोग्राम्स लिखे थे, वो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे। अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने डायरेक्ट जो है वो कोड लिखा था किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स, नॉर्मली ऐसा होता है सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जहाँ पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब भी उन्होंने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है वो पहले उसका एल्गोरिदम जो है वो लिखते हैं। मीन उसका एल्गोरिदम पहले टाइप किया जाता है, वो स्टेप्स लिखे जाते हैं जिनकी बेस के ऊपर जो आपका सॉफ्टवेयर होगा उनका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वो डिज़ाइन किया जाता है। तो एल्गोरिथम्स लिखने से ये होता है कि आपको कोई भी अगर मसला है तो आप मसला इम्प्लीमेंटेशन से पहले हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम्स ये बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है या इवन आपने कोई और भी काम करना है कंप्यूटर से रिलेटेड। आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एल्गोरिथम्स की ज़रूरत पड़ती है। एल्गोरिथम्स बेसिकली आप पेपर के ऊपर जो स्टेप्स लिखते हैं, सिंपल इंग्लिश के अंदर आप लिख लेते हैं या उर्दू के अंदर आप लिख लेते हैं, और सिंपल स्टेप्स आपके होते हैं कि आपने ये काम करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह आप जो है इसको मेंशन करते हैं। इस एग्जांपल्स में आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगा, लेकिन आपने याद रखना है कि एल्गोरिदम बेसिकली यूज किस लिए होते हैं। प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उसको हम कहते हैं ये एल्गोरिदम हमने लिखा है। और हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो लाजमी निकाला जाता है। हम स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करते हैं कि इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए हमने जो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये काम होता है। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है इन फ्यूचर भी, और अगर अभी भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो आप उसका एल्गोरिदम पहले डिज़ाइन कर लें, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन में की तरफ लेके जाएं, ताकि अगर कोई गलती है तो आपके एल्गोरिदम के अंदर ही पता लग जाएगा यहाँ पे वो गलती है, आप उसको फिर ठीक कर लेंगे। सो स्टेप ऑफ सीरीज कैन बी कॉल्ड एज एल्गोरिदम। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम्स के नाम लिखे हुए हैं। मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप फाइंडिंग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का फाइंड करते हैं 2 नंबर्स का, तो इसका भी आप एल्गोरिदम एक लिख सकते हैं। उसके बाद इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका प्रोग्राम भी आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। देन स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, वो भी आप फाइंड करने के लिए आपको स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, वो भी एल्गोरिदम ही होगा। देन मल्टीप्लाई, अगर आपने 2 नंबर्स को करना है तो उसके लिए भी आप एल्गोरिदम लिख सकते हैं। मीन कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन के लिए आप जो स्टेप्स लिखते हैं उसको हम एल्गोरिदम का नाम देते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर रियल लाइफ की बात करें तो मेकिंग कप ऑफ टी, अगर आपने चाय का कप बनाना है उसके लिए आपको चीज़ों को फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं मीन आपको स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो स्टेप्स फॉलो करने का मतलब ये है कि आप एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं। तो आपने एल्गोरिदम, बेशक आपने किसी कॉपी के ऊपर एल्गोरिदम लिखा नहीं होगा, लेकिन आपके माइंड के अंदर वो स्टेप्स चल रहे होंगे, पहले मैंने ये काम करना है, फिर ये, और देन ये। तो वही आपके स्टेप्स जो है वो क्या कहलाते हैं, वो एल्गोरिदम्स कहलाते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। विड्रॉल मनी फ्रॉम ATM, ATM के थ्रू अगर आप बैंक के किसी ATM में जाते हैं, आपके पास ATM कार्ड मौजूद है, आपने विड्रॉ करवानी मनी, तो वहाँ भी स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आपने कार्ड को जो मशीन के अंदर इंसर्ट करना है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, आपसे वो कोड पूछेगा, आपने कोड एंटर करना है। थर्ड स्टेप होगा कितनी मनी आपने विड्रॉ करवानी है, वो मनी आप उसको बताते हैं। देन फिफ्थ स्टेप होगा कि मनी आपको मिल जाएगी और वो आपसे पूछेगा डू यू वांट अनदर ट्रांजैक्शन, येस और नो, समथिंग लाइक दैट।
तो उसके बाद क्या होगा कि आपका कार्ड जो है वो आपके पास वापस आ जाएगा और आपका एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। दीज आर स्टेप्स इन फैक्ट। तो याद रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं वो स्टेप्स बेसिकली आपके एल्गोरिदम कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, इसका कॉन्सेप्ट याद रखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैप करें अपनी रियल लाइफ के साथ ताकि आपको आइडिया हो कि एल्गोरिदम्स बेसिकली होते क्या हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एल्गोरिदम्स के अंदर हमारे पास जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर हम कौन से एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ कि एल्गोरिदम्स की कुछ एग्जांपल्स क्या हैं और कैसे हम फिर एल्गोरिदम लिखते हैं। सो लेट्स सी। कुछ एल्गोरिदम्स जो हम कंप्यूटर्स पे यूज़ करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताया, तो इसमें नंबर थ्योरेटिक एल्गोरिदम्स होते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की आपको मैं इसी चैप्टर के अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कौन से होते हैं, जिसमें से सिलेक्शन सॉर्ट की हम बात करेंगे और बबल सॉर्ट की बात करेंगे जो आपके कोर्स में शामिल है। तो याद रखिएगा, इसको हम करेंगे। फाइंड सम, मिनिमम, मैक्सिमम, ये चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं। एल्गोरिदम सेटिस्फाइंग कंडीशंस और सेट ऑफ कंडीशंस। तो कंप्यूटर्स के अंदर, अब जो कंप्यूटर किसी लैंग्वेज के अंदर एल्गोरिदम लिखते हैं तो उसके अंदर आप कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नहीं भी इस्तेमाल कर सकते। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम के साथ साथ आपको आइडिया होगा कि आप एल्गोरिदम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं कि एल्गोरिदम राइट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। एल्गोरिदम इज जनरली रिटन इन ए लैंग्वेज नोन एज सूडो कोड। सो एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है एल्गोरिदम की लैंग्वेज को, सूडो कोड का नाम। इनफैक्ट ये समथिंग लाइक आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह नहीं होती, लेकिन ये कोड भी होता है। और ये आपके क्या होता है, कोड, ये आपके इंग्लिश के अंदर आप लिखते हैं अपने पेपर के ऊपर, जो पेन के साथ आप जो है वो वर्डिंग की शक्ल में इसको लिखा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, सूडो कोड जो है वो आपकी एल्गोरिदम की लैंग्वेज है। ये आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट आपकी एल्गोरिदम राइटिंग जो है उसकी लैंग्वेज है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक सूडो कोड ये लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं स्टेप 1 के ऊपर आगे कुछ लिखा हुआ है, स्टेप 2 के आगे स्टेप 3 है, अप टू स्टेप 7 तक आपको जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसको हम कह सकते हैं दिस इज सूडो कोड। तो इसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि सूडो कोड की लैंग्वेज हमने यूज करते हुए एक एल्गोरिदम जो है वो लिखा है। अब स्टूडेंट्स कैसे एल्गोरिदम लिखते हैं, लेट्स सी। राइट एन एल्गोरिदम टू कंप्यूट HCF ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के दरमियान हमने चेक करना है कि इसमें से HCF कौन है, तो वो हमने चेक करना है, और उसके लिए हमने ये एल्गोरिदम जो है वो टाइप किया। अब मैं आपको इसकी लॉजिक समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है, हर पर्सन के माइंड जो डिफरेंट तरीके से सोचता है। ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से तमाम लोग सोचें। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है, अगर 10 बंदों को आप वो प्रॉब्लम देते हैं तो 10 पर्सन जो है वो डिफरेंट तरीके से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड की थिंकिंग जो है वो डिफरेंट होती है। लेकिन बात क्या होनी चाहिए कि लॉजिकली आपको जो इनपुट दी गई है वो सही हो, आपकी प्रोसेसिंग जो आपको करनी है वो सही हो, और आउटपुट जो आपसे डिजायर्ड आउटपुट मांगी गई है वो आउटपुट आप सही प्रोवाइड करें। तो लॉजिक सही होनी चाहिए। बाकी आपका सोल्यूशन किसी तरह का भी हो सकता है, मीन मेथड आपका कोई भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक मेथड के थ्रू ये काम किया गया, आप अगर HCF किसी और मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं तो वो भी ठीक है, उसका भी कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने वो भी स्टेप्स के अंदर लिखते हैं और इसकी जगह पे वर्डिंग आपकी जो वो डिफरेंट हो जाएगी, बट लॉजिक आपकी जो वो गलत नहीं होगी। मीन लॉजिक गलत नहीं होनी चाहिए, जो आपको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आपकी आनी चाहिए, कैलकुलेशन के थ्रू वो आपको मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन जो पॉसिबल हो सकते हैं। सो स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते हैं, हम करते हैं इनपुट 2 नंबर्स। फ्रेंड्स आपने प्रोग्रामिंग की थी हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, तो आपको याद होगा कि हमने वहाँ भी इनपुट करवाते थे। इनपुट किससे करवाते थे, यूजर से हम नंबर्स करवाते थे। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर दी, मीन लिख दिया आपने कि 2 नंबर्स को आप इनपुट करवाओगे, और नंबर्स को आपने उनके लिए अगेंस्ट वेरिएबल आपने A और B जो है वो डिक्लेयर कर दिए कि A और B नंबर्स हैं, और वो नंबर कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आपने एक नंबर जो है वो 2 जो है वो इनपुट किया, दूसरा नंबर आपने 5 कर दिया, तो 2 और 5, 2 जो होगा वो A होगा और 5 की वैल्यू जो होगी वो B के इक्विवेलेंट होगी। तो इस तरह आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मीन इस स्टेप को जब आपने इंप्लीमेंट करना है तो आप इनपुट की जो कमांड आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं उसको फिर यूज़ करेंगे। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने काम क्या करना है। यहाँ पे आप वर्डिंग लिख रहे हैं, मीन सेंटेंसेस की शक्ल में आप जो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते हैं, और फिर इसको आप कन्वर्ट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड के अंदर। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। पुट A mod B into C। मीन एरो का निशान जो है वो आपको लेफ्ट साइड पे शो कर रहा है। इसका मतलब है कि A mod B, इन दोनों के मॉड से जो रिजल्ट निकलेगा वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, वो एक C वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और आपको पता है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को भी यूज़ किया गया। मीन वाइल आपने देखा था कि लूप्स होते हैं हमारे, फॉर और वाइल जो लूप्स यूज़ किए जाते हैं, ये इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया ताकि आपको जो रिलेशन फील हो कि ये आपके जो एल्गोरिथम्स है ये कंप्यूटर्स के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इजीली इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं।
स्टूडेंट्स उसके बाद स्टेप 3 की तरह है, वाइल आपका लूप चला जब तक c इज नॉट जीरो, कि c की वैल्यू जब तक जीरो नहीं होती तब तक ये लूप आपका चलता रहेगा। और उसके अंदर होगा क्या, आपके b की वैल्यू a को साइन होगी और c की वैल्यू b को साइन होगी। देन स्टेप 5 के अंदर आप a मॉड b कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू c को साइन करेंगे। स्टेप 6 पे रिपीट होगा ये काम। आपको याद हो प्रीवियस चैप्टर्स तो हमने वाइल के साथ वेंड को यूज़ किया था, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो हमने वेंड नहीं लिखा, हमने रिपीट लिख दिया। आप स्टूडेंट्स वाइल की जगह पे भी रिपीट लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, वो गलत नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि ये चीज़ें जो आपकी रिलेट की जा रही हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के साथ, इसलिए यहाँ पे वाइल को मेंशन कर दिया गया। तो यहाँ पे रिपीट है, स्टेप 3 आपका दोबारा से रिपीट होगा, ये स्टेप जब तक ये जीरो नहीं होता तब तक आपका ये चलता रहेगा ये लूप आपका। और फिर एट द एंड स्टेप 7 के अंदर प्रिंट आपने HCF करवा दिया जो कि b की वैल्यू होगी। तो इस तरह आप एल्गोरिथम जो है वो टाइप कर सकते हैं। सर इसी एल्गोरिथम की बेस के ऊपर आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, और प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद किसी लैंग्वेज के अंदर जब कोड आप लिखेंगे फिर उसको रन करके देखें तो आपका आंसर जो है वो सही आएगा। अब यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है। उस लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आपको कहीं पे गलती जो नज़र आती है आप यहीं पे उसको ठीक कर सकते हैं, बजाय इसके कि जब आप कोड को इम्प्लीमेंट करें तब आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े अगर उसमें कोई गलती हो तो। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर तो स्मॉल आपका प्रोग्राम है तो ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन अगर आपके लार्ज प्रोग्राम्स है मीन उसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है, 100, 200, 1000 या उससे ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तब आपको इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं तब आपको इशू फेस करना पड़ सकता है, तब आपको एरर्स जो है वो फाइंड करना मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर आप उसका कोड लिख लेते हैं, मीन एल्गोरिथम उसका लिख लेते हैं, तो तब आपको जो प्रॉब्लम नहीं होती, आप यहीं पे चेक कर लेते हैं कहाँ पे गलती हो सकती है, फिर आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल दिया, अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं और कि एल्गोरिथम्स को कैसे लिखा जाता है। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स अब तक आपको एल्गोरिथम्स के बारे में होपफुली आइडिया अच्छी तरह हो गया होगा एल्गोरिथम होते क्या हैं। हमने भी एक एग्जांपल की एल्गोरिथम की, अब एक और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है जिसके 14 आपके स्टेप्स हैं। मीन पहली एग्जांपल के स्टेप्स कम थे, इसके स्टेप्स ज़्यादा है। तो एल्गोरिथम के स्टेप्स आपके काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कितने स्टेप्स हैं। यहाँ स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, एफिशिएंट एल्गोरिथम हम उसको कह सकते हैं जिसमें स्टेप्स कम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप स्टेप्स कम इन्वॉल्व करते हुए जो है एल्गोरिथम की बेसिक जो है उसी को आप भूल जाए, मीन उसकी लॉजिक गलत हो जाए, आप जो आंसर दें वो आंसर ना आए। तो स्टेप्स आपने ये देखने कौन सा स्टेप जो है वो अगर आप स्किप कर देते हैं तो कोई एल्गोरिथम पे इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि आपके कंप्यूटर को अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 14 स्टेप्स हैं और 14 स्टेप्स को जब आपने कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो इम्प्लीमेंट किया है तो 14 आपके जो लाइंस का कोड बनेगा, तो 14 लाइंस का कोड एग्जीक्यूट करने में कंप्यूटर को टाइम ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू अगर 10 लाइंस का कोड है। तो इस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाएगी अगर कोड आपका 10 लाइन का है, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सी लाइन को स्किप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके ओवरऑल जो एल्गोरिथम है या प्रोग्राम है उस पर इफेक्ट ना पड़े। तो ये चीज़ आपने याद रखी, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एफिशिएंट एल्गोरिथम जो वो कौन सा हो सकता है। याद रखिएगा जिसमें स्टेप्स कम हो लेकिन उसकी वजह से इफेक्ट ना पड़े आपके प्रोग्राम के ऊपर या एल्गोरिथम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को जरा देख लेते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ n नंबर्स। मीन n नंबर्स है, मीन फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर 10 है तो 10 नंबर्स है, n की वैल्यू अगर 20 है तो 20 नंबर्स है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें से आपने फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम जो नंबर है उसको आपने फाइंड करना है। तो इसका मतलब कि n नंबर्स है तो आपको एरे का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, और हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स है, प्रीवियस जो चैप्टर्स के लेक्चर्स हैं उसमें एरे का कॉन्सेप्ट देखा भी था। तो उस कॉन्सेप्ट को फिर आपको इस एल्गोरिथम में यूज़ करना पड़ेगा सच दैट दिस मैक्सिमम इज ऑल्सो डिवाइजेबल बाय 3। मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के बाद आपने ये भी चेक करना है कि ये मैक्सिमम जो है ये डिवाइजेबल हो 3 से। तो ये दो चीज़ें, दो कंडीशन बेसिकली है जो आपने चेक करनी है इस एल्गोरिथम के अंदर, और फिर इसका प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके स्टेप्स क्या हैं। स्टेप 1 के अंदर आप इनपुट करेंगे नंबर्स एरे के अंदर 1 से लेके n तक, जितने भी नंबर्स आपने इनपुट करने, 5 करने, 10, 15, 20 जितने भी करने वो आप इनपुट करेंगे। तो अपनी रेस का साइज डिक्लेयर कर दिया, एरे आपने नाम रख दिया ARR और आगे उस साइज डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि हम ऐसे ही करते हैं। स्टेप 2 के अंदर आपने लेट किया एरे 1 के अंदर जो वैल्यू थी, और सिर्फ एरे 1 के अंदर जो वैल्यू का मतलब है दिस इज सब्स्टिट्यूट वैल्यू या इंडेक्स वैल्यू किसको कहते थे। अगर आपको याद हो प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर, वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि स्पेसिफिक जो भी आपकी वैल्यू जहाँ पे स्टोर होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपने 2 वैल्यू स्टोर करवाई है, उस वैल्यू का कोई ना कोई जो है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होगा, मीन कोई एड्रेस भी होगा जिसकी बेस पे उस वैल्यू को जो आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स एरे 1 बेसिकली आपकी जो 2 वैल्यू है जो सबसे पहली पोजीशन पे एरे पे मौजूद है उस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है, और इसकी आपने क्या किया, आपने एरे 1 पे मीन पहले नंबर के ऊपर जो वैल्यू स्टोर थी उसको आपने मैक्सिमम डिक्लेयर कर दिया,
उसके बाद इसका फिर कंपैरिजन आप करते रहेंगे जो आगे हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आपने उसको मैक्सिमम डिक्लेयर कर दिया एरे 1 के अंदर। एरे 1 का मतलब ये है कि एरे 1 की पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू स्टोर थी, तो वैल्यू 2 भी हो सकती, 3 भी, जो आपने इनपुट की होगी वैल्यू वो वहाँ पे स्टोर होगी, तो वो वैल्यू आपकी मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आपने इंडेक्स डिक्लेयर की n+5 कि आपकी इंडेक्स की वैल्यू जो n+5, n वैल्यू आपकी 10 है तो इंडेक्स आपकी जो 15 हो जाएगी। तो इस तरह 15 वैल्यूज तक जो वो चेक किया जाएगा। स्टेप 3 के अंदर फॉर लूप को आपने यूज़ किया i = 1 to n तक। 4 के अंदर i रे mod 3 = 0, देन इंडेक्स n+5 या रे i इज ग्रेटर मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम। आपने चेक करना है कि आपने जो मैक्सिमम डिक्लेयर किया हुआ है वही मैक्सिमम या कोई और मैक्सिमम तो नहीं आ गया। अगर कोई और मैक्सिमम है तो वैल्यू फिर क्या होगी, रिप्लेस हो जाती है। स्टेप 6 के अंदर आपकी रे आई के अंदर मैक्सिमम आ गई एंड इंडेक्स के अंदर आपने आई की वैल्यू डिक्लेयर कर दी। अब जब रिजल्ट के अंदर हम करेंगे हम इंडेक्स को डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो मैक्सिमम आई की वैल्यू होगी वो जो है वो आपको रिजल्ट में शो हो जाएगी। फिर आपने एंड इफ किया, ये इफ था, इसको एंड इफ किया। स्टेप 8 के अंदर इस इफ को आपने एंड इफ किया। स्टेप 9 के अंदर आपने नेक्स्ट आई किया और फिर स्टेप 10 के अंदर एक और आपने इफ यूज़ किया कि अब चेक किया गया इंडेक्स की वैल्यू n+5 है, देन प्रिंट नो सच नंबर एग्जिस्ट एल्स प्रिंट नंबर इज एरे इंडेक्स एंड इंडेक्स। मीन अब जो डिवाइजेबल है 3 से वो वैल्यू आपको शो होगी इस केस के अंदर, एल्स के केस के अंदर। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो फिर आपके जो वो वैल्यू शो होगी जो डिवाइजेबल बाय 3 है। अगर ऐसा नहीं है, कोई वैल्यू डिवाइजेबल बाय 3 नहीं है, तो इसका मतलब है नो सच नंबर एग्जिस्ट। तो इस तरह आपका लास्ट में फिर एंड इफ होगा, इस इफ का जो एंड इफ, और उसको आप स्टॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं। अगेन इसकी लॉजिक डिफरेंट हो सकती है, आप किसी और लॉजिक से इसको लिख सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपने इसी लॉजिक को यूज़ करना है, लेकिन आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ठीक होना चाहिए और आंसर आपका सही आना चाहिए जो आंसर आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था एल्गोरिथम्स को हमने स्टार्ट किया और बेसिक्स उसकी देखी कि बेसिक कॉन्सेप्ट एल्गोरिथम का क्या होता है। याद रखिएगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हम लिखते हैं, जो स्टेप फॉलो करते हैं, उसको हम एल्गोरिथम का नाम दे सकते हैं। आज हमने कुछ एग्जाम्पल भी करके देखी, कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम और एग्जाम्पल्स करके देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि एल्गोरिथम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन एज़ कम्पेयर टू आपके दूसरे जो टॉपिक्स थे, क्योंकि एल्गोरिथम जो है वो इनफैक्ट आपके तमाम फील्ड्स के अंदर यूज़ होता है। मैंने रियल लाइफ के बताया कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आप एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं, सिर्फ आपको ये नहीं पता कि ये एल्गोरिथम है। लेकिन अब आपको पता हो जाना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम, कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम है या बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आपने जो स्टेप्स फॉलो करने उसको हम एल्गोरिथम का ही नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।